वादे की बात की जाए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, मैंने दिल्ली का चुनाव भी कवर किया था विधानसभा का। बिहार के चुनाव में नहीं पहुंचा था, लेकिन वहां पर भी देखा गया कि 10,000 देने के बाद वो महिलाएं जो पहले डांस करती थी बाद में रो रही थी क्योंकि उनका मकान तोड़ा गया था। दिल्ली में वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। स्थिति पहले जो थी उससे बद से बदतर बना दी गई। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में आप लोग भी 50,000 लेकर के फिर से वही गलती दोहराओगे जो पिछले राज्यों ने दोहराई है? नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पटेल यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैमरामैन चमन मौर्य के साथ अभी मैं पहुंच चुका हूं रायपुर में सपा नेता अजय सिंह जी के आवास पर। और यहां पर कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी जिला सचिव जी से, और अभी सपा नेताजी से बात करेंगे कि क्षेत्र में विकास जो हो रहा है, और आपकी जो सन 2027 में अगर सरकार बनती है और आप विधायक बनते हो तो क्षेत्र का किस प्रकार से विकास किया जाएगा। और सबसे बड़े जो मुद्दे क्षेत्र के देखे जाते हैं, एक तो किसान, दूसरा शिक्षा, और तीसरा स्वास्थ्य का विषय जो है जो ज्यादा गंभीर देखने को मिल रहा है, उसी विषय पर हम बात करेंगे कि इन पर क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सुधार होगा। नमस्कार भैया। नमस्कार धर्मेंद्र जी, और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बुलाया और हमसे बातचीत करने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। हमारा पहला प्रश्न है भैया कि अगर 2027 में आपको पार्टी टिकट दे और आप विधायक बन जाएं, तो क्या जो हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था जो देखी जाए जो बहुत बद से बदतर है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकारी स्कूल में गरीब के बच्चे जाते हैं और प्राइवेट में जो वहां पर पढ़ाते हैं उनके बच्चे जाते हैं, क्या इन चीजों को लेकर सुधार किया जा सकता है? देखिए, अगर आप पूर्व में हमारी सरकार के कार्य देखें तो हम लोगों ने डायल 100 कन्या विद्याधन, बच्चों को, हाई स्कूल इंटर के बच्चों को लैपटॉप दिया और शिक्षा के बढ़ावा के लिए उन्हें कन्या विद्याधन भी दिया। तो और हमारी सरकारों ने नए स्कूल भी खोले। वर्तमान में आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शराब की दुकानें तो काफी ज्यादा खोली गई। अरे साहब, उसके बारे में तो चर्चा ही क्या है, क्योंकि देखिए, किसी भी कार्य के पीछे गवर्नमेंट की मंशा स्पष्ट होती है और वो मंशा उनको स्पष्ट है कि वो नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से नोटबंदी के दौरान बहुत से कल कारखाने बंद हुए, बहुत लोग बेरोजगार हुए, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा करने वाली सरकार आज उनको शिक्षा विहीन कर रही है। जिस तरीके से उनको विमुख किया जा रहा है, धर्म की आंधी में झोंका जा रहा है, निश्चित उनका भविष्य खतरे में है। और जहाँ तक रही, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे मौका देती है और धौरहरा की जनता मुझे अगर अपना जनप्रतिनिधि बनाती है, तो मेरे पास इस क्षेत्र के जो मेरा, देखिए, धौरहरा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे मंडी नहीं है। अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है। एक अस्पताल दुर्गापुर पड़री में बना है जहाँ पे हमें लगता है कि कोई डॉक्टर भी नहीं आते हैं। और खमरिया और ईसानगर के अस्पतालों की स्थिति इतनी दयनीय बिल्डिंग है कि मरीज खुद डरा करते हैं कि कहीं छत से कुछ ना गिर पड़े, या पानी, अब जो इस समय जब बरसात के समय में तो अस्पताल में पानी भर जाता है। मरीज की बात नहीं, हम पिछली बार अभी गए हो तो हमने खबर भी चलाई थी नेताओं को पकड़ करके क्यों, और शुगर मिल की तरफ से एक जो वहां पर मरीज जाते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई, वेटिंग हॉल बनाया गया। अब डॉक्टरों को इतना डर है, जो बिल्डिंग बनी हुई उसमें वो दवा नहीं रख पा रहे हैं और जो वेटिंग हॉल बना हुआ है उसी को स्टोर रूम बना दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कई बार मैंने ये बात उठाई भी है, सेमो साहब से व्यक्तिगत कही है कि कम से कम अस्पताल में मरीज अपने इलाज कराने के लिए भर्ती होने जाता है और वहीं पर वो बेड पे सशंकित लेटा है कि ऊपर से कुछ ना गिर पड़े। तो अब ये लापरवाही मौजूदा सरकार की है और यहाँ के सरकार के नेताओं की है कि वो किस विकास की बात करते हैं। अभी तक हमें धौरहरा में इस 10 सालों में तो कोई विकास दिखा नहीं। अगर आपके संज्ञान में तो जरूर हमें बताइएगा। हमें तो धौरहरा में 10 सालों में खाली बस तिरंगा यात्रा दिखी है और इस टाइप के कार्यक्रम दिखे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कोई भी, अभी विधायक जी ने, मौजूदा जो विधायक हैं, उनसे जनता ने जब छुट्टा जानवरों के संबंध में एक बार कहीं प्रश्न किया था पब्लिक मीटिंग में, तो भड़क भी गए थे। तो आखिर किसान कहाँ चला जाए, क्योंकि यहाँ के धौरहरा एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ के किसानों की स्थिति तो बाढ़ से वैसे ही परेशान है, लेकिन संघर्ष करके जो भी वो पैदा कर पाते हैं, जो भी चीजें वो बचा पाते हैं। अब मंडा आप देखिए, सर्वे करिए कि कितने गेहूँ
और धान के क्रय केंद्र आपके यहाँ चलते हैं? जीरो के बराबर। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो क्योंकि किसान, कागजों पर तो हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सब गए। तो विधायक जी की जिम्मेदारी है ना, मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्यों नहीं देख रहे हैं जनता, यहाँ की जनता कहाँ चली जाए। हमारे क्षेत्र में रोजगार पूरक कोई शिक्षण संस्थान अभी तक नहीं खुल पाए हैं। नौजवानों की प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक स्टेडियम नहीं बन पाया है कि जहां नौजवान अपनी पुलिस या मिलिट्री भर्ती के लिए अभ्यास कर सके। तो क्या जनप्रतिनिधि की क्या स्थिति है, जनप्रतिनिधि क्या सोचते हो, कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए? रोडें तो, सड़कें तो बिछा रहे हैं बराबर। अरे सड़कें आज से थोड़ी बिछी हैं, सरकारें तो हमारी सरकार में लगभग सेचुरेट हो गई थी। हम लोगों ने बहुत सड़कें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। एक्सप्रेस वे जो अखिलेश जी ने बना दिया उसकी काट आज तक ये नहीं बना पाए। तो स्टेडियम लखनऊ में इकोना स्टेडियम बनाया जो वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, और अब वहाँ पे मैच भी होते हैं वर्ल्ड लेवल के, आप देख रहे हैं। मेट्रो चलाई, डायल 100 चलाई, लखीमपुर में सबसे पहले वो हम लोगों ने ओएल में ट्रामा सेंटर बनाया। बिल्कुल। तो विकास कैसे होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास है, हमने काम भी किया है। नहीं, विकास तो अभी दिखाया था योगेश वर्मा जी जो विधायक हैं सदर से, उन्होंने दिखाया हुआ था कि जो नया मेडिकल कॉलेज जो बना रहे हैं लखीमपुर खीरी के अंतर्गत अपना, वहां पर जो इंटरलॉकिंग का था उसी का भ्रष्टाचार अपनी ही सरकार में खुद उन्होंने दिखाया हुआ। देखिए अब इस पे तो खुद जब मौजूदा सरकार का जनप्रतिनिधि अपनी सरकार अपने सरकार में ही कमियां निकाल रहा, तो इससे अभी एक नाले पे भी वो हाँ, पहुंच गए थे। नाले पर था अभी में जो अपना मोतीपुर मेडिकल कॉलेज ओएल में है, वहां पर भी देखा गया। तो अब ये देखिए कि अधिकारी तंत्र कितना भ्रष्ट है कि जनप्रतिनिधि को मौके पे पहुंचना पड़ रहा है। तो सरकार तो निरंकुश है, अधिकारी निरंकुश है। किसी की जब जो मन में आता है वो मुकदमा लिख देते हैं, जिस तरीके से मन में आता है पब्लिक को प्रताड़ित करते हैं। पब्लिक क्या, पत्रकार तो सभी का वही नियम बना कर रखे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन अब हम लोग तो बस यही चाहते हैं, जनता से अपील करेंगे कि आप अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि शिक्षा अगर नहीं है तो कैसे आगे का जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। आने वाली दुनिया बहुत एडवांस है, बहुत तरक्की कर रही दुनिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को, हम तो अपने क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएं, उचित शिक्षा दिलाएं, और इस अब जब उनकी तरक्की होगी तो इस देश की भी तरक्की होगी। और सरकार की तो ये मंशा, जो मौजूदा सरकार है उनकी मंशा तो कतई नहीं है। वो तो धर्म की भांग को पिला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। लोगों में एक अजीब सा डर बैठाया जा रहा है, जो कि आज तक आज़ादी के बाद तो हमें दिखा नहीं। आज इस देश की आज़ादी में सभी जातियों का योगदान रहा है, सभी लोगों ने अपने सभी धर्मों की माँओं ने अपने लाल खोए हैं। तो आज वो मोहब्बत और वो चीजें कहाँ चली गई? नहीं, अभी के टाइम अगर देखा जाए जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों के दिमाग में कि अगर भाजपा सरकार नहीं रही तो समझ लीजिए हिंदुओं का पतन हो जाएगा। भाई एक कहावत है ना, भय का भूत। बिल्कुल। एक भय, जो एक वो भय आप सोच रहे हो या कहा जा रहा है, जो कभी सच हुआ ही नहीं है। भाई जो भी अभियुक्त क्रिमिनल होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, वो किसी जाति, वो एक माइंड सेट होता है। तो जिसके दिमाग में गलत है वो किसी भी जाति का हो सकता है, और कानून व्यवस्था और संविधान इसीलिए बना है कि जो दोषी है उसको सजा दी जाए। तो वो एक हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है। हम जिस समाज में रह रहे हैं सबके लिए कानून व्यवस्था है। कोई भी अगर गलती करेगा तो उसको कानून सजा देगा। हम और कौन सा नैरेटिव बनाने वाले थे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के बच्चे रह रहे हैं, सभी परिवार रह रहे हैं, सभी का इस देश के आज़ादी में सभी का लहू लगा है। तो हम ये इस बात को तो कतई विरोध करते हैं, ये गलत है। और जो लोग इसको मान रहे हैं उनको हम तो यही अपील करेंगे कि भाईचारा कायम रहे, मोहब्बत कायम रहे। हम आपको एक पास रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना है। और जैसा हमारा संस्कार रहे हैं कि गांव में किसी के घर में शादी होती है तो पूरा गांव, मोहल्ले में कहीं शादी हो तो पूरा मोहल्ले के लोग खड़े होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये भाव जिंदा रहना चाहिए। ऐसे ही समाज चलेगा, ऐसे ही आगे आने वाली दुनिया मोहब्बत से ही चलेगी। आप अगर विधायक बने तो सबसे पहला कार्य जो आपके विधानसभा का होगा, जो विधानसभा के नौजवानों किसानों के लिए सौगात हो, क्या कार्य हो सकता है? देखिए लक्ष्य बड़ा है, चाहे वो नौजवानों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में देख लें, चाहे किसानों के क्षेत्र, किसानी के क्षेत्र में देख लें, और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लें। तीनों क्षेत्र में धौरारा आज जिले में सबसे
कह लीजिए कि सबसे खराब हालत में है। बिल्कुल बिल्कुल और तो काम बड़ा है, टास्क बड़ा है। प्रयास यही रहेगा कि एक कहावत है कि जिस घर में स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो घर आगे तरक्की करता है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और फिर रोजगार। बिल्कुल तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था पे ज्यादा मैं ध्यान दूंगा। नौजवानों को रोजगार पूरक शिक्षण संस्थान आए जिससे यार उनका भविष्य अच्छा हो। और शिक्षा और किसान को कोशिश करूंगा कि हाँ, हमारे अगर मैं चुना जाऊंगा तो सारे क्रय केंद्र चलें। बिल्कुल मंडी बनवाऊंगा और किसानों की खुशहाली के लिए जितनी भी अधिक से अधिक सरकार की योजनाएं लागू हो सकती हैं वो अपने क्षेत्र में लागू करूंगा। इससे एक चीज ये देखा जाए, सबसे बड़ी किसानों के लिए है कि समय जब उनकी फसल कटाई का हो तो लाइन रेट नहीं मिलता है सही से। दूसरी चीज देखा जाए, अगर किसान की बुआई का समय आ जाए तो समय पर उनको खाद नहीं मिलती, जिसको अन्नदाता बोला जाता है उसी को लाइन में लगा करके छोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार से परेशान किए जाते हैं किसान भाई कि आप पूछे मत। आप भी देखे होंगे कि अपने क्षेत्र में कि कैसी स्थिति रही है कि जो 266 रुपए की यूरिया की बोरी आती है उसको लोग 600, 650, यहाँ तक कि 1200 रुपए तक उसको चिपका दिया जाता है किसान। देखिए, जैसे एक पुरानी कहावत है कि जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है। तो हम किसान भाइयों को अपने हकों के लिए जागरूक होना पड़ेगा। दूसरे को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने हकों के लिए जागरूक हों, हम संघर्ष के रास्ते पे उतरे। सरकार अगर निरंकुश है तो हमारे पास रास्ता है संघर्ष का ना। कोई जरूरी थोड़ी हम लाठी डंडा चलाएं। हम अब गांधीवादी से संघर्ष करेंगे, हम धरने पे बैठेंगे, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये नहीं है कि मेरा काम चल गया तो पड़ोसी भूखा है तो भूखा रहे। हमको अगर कोई व्यवस्था का लागू करनी है तो हम सबको मिलके जागरूक भी होना पड़ेगा। और जागरूकता के साथ अगर ये खाद की समस्या खासकर तराई क्षेत्र में ज्यादा है। और तराई क्षेत्र में यहाँ का व्यक्ति इतना सीधा है, इतना सीधा, इतना सच्चा है कि वो बहुत जल्दी किसी ना किसी के दुष्प्रचार में फंस जाता है। और हमको अपनी समस्याओं के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा क्योंकि सभी मोस्टली किसान हैं। ज्यादातर गाजर में हमारे सब किसान हैं और यहाँ की मुख्य आय का स्रोत किसानी है। तो हमको लगता है कि हम इस समस्या के लिए अगर संगठित हों तो ये समस्या बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। और हम प्रयास करेंगे कि हमने लगा अभी मैंने ज्ञापन भी एसडीएम को दिया था खाद की व्यवस्था को लेकर। डीएम को, हमारी पार्टी ने भी डीएम को ज्ञापन दिया था। लेकिन अभी देख रहे हैं ना सरकार का हाल क्या है। सरकार तो दूसरे नैरेटिव सेट कर रही है, अधिकारी दूसरे नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो अब नहीं मानेंगे तो संघर्ष का रास्ता है, हम संघर्ष करेंगे। अभी के टाइम एक वायरल टॉपिक देखा जा रहा है योगी जी की तरफ से कि महिलाओं को 27 के चुनाव से पहले 20,000 की किस्त और 50,000 रुपया उनको देने का वादा किया जा रहा है। क्या जैसे दिल्ली में वादा किया गया, करने के बाद जनता जब फिर भुला दिया गया उसको, वैसा यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? देखो भाई, बहुत सीधी बात है। 2 करोड़ नौकरियां किसी को मिली? नहीं मिली। 15 लाख किसी के खाते में आए? नहीं मिला। तो अब ये सरकार सत्ता में आने के लिए अगर कोई लालच दे रही तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसको सोचे कि क्या सही है क्या गलत है। 20,000 लेके 5 साल के लिए फिर किसी कसाई के हाथ में अपनी बकरी को दे देना, अपनी जीवन शैली या अपने आने वाले भविष्य को गुलामी में सौंप देना, तो जनता को खुद सोचना पड़ेगा ये 20,000 किस लिए दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस सरकार ने जो भी वादे किए उसमें आज तक तो कहीं खरी उतरी नहीं है। तो अब वो अगर अपना वोट इस लिहाजे पे 20,000 को लेकर के अगर उनको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो भाई ये तो हमारी गलती है, सरकार की क्या गलती है। हमको अपना भविष्य खुद सोचना पड़ेगा। और कोई वो अपना पैसा तो दे नहीं रहे, सरकारी पैसा है ना, तो पैसा दे रहे तो लो ना। सरकार अगर आपको कोई अनुदान दे रही तो आप लीजिए ना, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन वोट आप अपने विचार करके देखिए आने वाला भविष्य हमारे कहाँ पे सुरक्षित है। और दे, हम तो कह रहे हैं कि और दे, वो जितना दे पाए दे। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को खुशहाल रखना। हमारा संविधान कहता है कि हम आप जनता को ध्यान में रखने आपकी जिम्मेदारी है। आप शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो अगर कुछ दे रहे, योजना चला रहे तो बहुत अच्छी बात है, और दें, बढ़ा के दें महिलाओं को।
सवाल तो बहुत सारे हैं, अगर बात करते रहे तो हम घंटों तक बात करते रहेंगे। इसीलिए हमने एक प्रयास रखा हुआ है कि भाई साहब के साथ एक पॉडकास्ट रखा जाए जो तकरीबन 1 से 2 घंटे का हो, और क्षेत्र की जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सवाल हो और सवाल पे जवाब भी मिले और उनका सुधार भी करने का कहीं ना कहीं जो होगा उस पर बात की जाएगी। तो वो किस दिन रखा जाए सर? अब जिस दिन आपका आदेश होगा हम आएंगे, और बेहतर तो हम चूंकि वकालत से भी जुड़े हैं तो इतवार का दिन सबसे बेहतर रहेगा। यही जो आने वाला है, हाँ, आने वाले इतवार को मिलते हैं हम लोग फिर पुनः। आने वाले इतवार, आज तो शुक्रवार है। हाँ, आने वाले इतवार को हम लोग बैठते हैं यहाँ पे, फिर आपके साथ वार्ता करते हैं। चलिए, आप बने रहिए हमारे यूपी ग्राम क्रांति न्यूज चैनल के साथ। मैं धर्मेंद्र पटेल। जो समस्याएं हैं, समस्याओं के साथ साथ जवाबदेही भी तय की जाएगी। जैसे कि देखा जाए, जो अभी के टाइम नेता लोग हैं, सांसद लोग हैं, वो लोग भागने में दिखते हैं क्योंकि कहीं पत्रकार कोई सवाल ना कर दे। फील्ड में तो आते हैं लेकिन पत्रकारों के सवालों से जरूर बचते हैं। कहीं ना कहीं भाई साहब से जो बात की गई है, बातों में अगर आपको थोड़ी सी भी लग रही है सत्यता तो आप इसका रिव्यू जरूर दीजिए और कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। और जो वादे की बात की जाए, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, मैंने दिल्ली का चुनाव भी कवर किया था विधानसभा का। बिहार के चुनाव में नहीं पहुंचा था लेकिन वहां पर भी देखा गया कि 10,000 देने के बाद वो महिलाएं जो पहले डांस करती थी बाद में रो रही थी क्योंकि उनका मकान तोड़ा गया था। दिल्ली में वादा किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं किया गया। स्थिति पहले जो थी उससे बद से बदतर बना दी गई। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में आप लोग भी 50,000 लेकर के फिर से वही गलती दोहराओगे जो पिछले राज्यों ने दोहराई है? बने रहिए हमारे साथ।